औदार्य में हम विश्व में सबसे बड़े हैं। सत्य का आधार लेकर हम हिमालय से खड़े हैं। संघ की शाखा निरंतर शक्ति की आराधना है। राष्ट्र की नव चेतना के जागरण की साधना है। ध्येय पथ पर अडिग होकर पैर अंगद से गड़े हैं। सत्य का आधार लेकर हम हिमालय से खड़े हैं। विश्व में फहराएंगे हम देव संस्कृति की पताका। जगत को संदेश देंगे हिंदुओं की एकता का। दूर कर अवरोध सारे ध्येय पथ पर हम बढ़े हैं। सत्य का आधार लेकर हम हिमालय से खड़े हैं। जीत ले विश्वास सबका कर्म कौशल के सहारे। बुद्धि का आधार लेकर हम हिमालय से खड़े हैं। सत्य का आधार लेकर हम हिमालय से खड़े हैं। शील में औदार्य में हम विश्व में सबसे बड़े हैं। सत्य का आधार लेकर हम हिमालय से खड़े हैं। सत्य का आधार लेकर हम हिमालय से खड़े हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੌਧਿਕ ਸ਼੍ਰਿੰਖਲਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੌਧਿਕ ਸ਼੍ਰਿੰਖਲਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ कोरोना महामारी के इस दूसरे फेज तो गुजर रहा है। इस कारण संघ के प्रशिक्षण वर्ग और होर कार्यक्रम फिजिकली मिल के करना संभव नहीं हो रहा, पर साडा स्वयंसेवकों नाल संपर्क और प्रशिक्षण ये निरंतर जारी रहे, इसलिए ऑनलाइन बैठकों का कार्यक्रमों का और इस प्रकार के बौद्धिक वर्गों का आयोजन यह ऑनलाइन इसकी व्यवस्था हर स्थान पर की जा रही है। इसे कड़ी विच अपने प्रांत के कॉलेज विद्यार्थी कार्य वालों यह बौद्धिक श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। अज उसका पहला दिन है। असी हर शनिवार शाम को 7 बजे किसी ना किसी अपने वरिष्ठ अधिकारी तो किसी विषय ते बौद्धिक सुन सकांगे
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦਬੋਧਨ ਸੁਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ अधिक तो अधिक क्षेत्र ਦੇ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਗਰਲਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਧਿਆਪਕ, ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਸੇ ਟਾਈਮ 7 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ 1 ਮਈ ਹੈ और पूरी दुनिया विच श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे के नाम से यह दिन सारे दुनिया भर च मनाया जा रहा है और इसका इतिहास साम्यवाद नाल जुड़िया होया है। तो साम्यवाद, कम्युनिज्म और अपने शिक्षण संस्थान इस विषय ते अज का उद्बोधन सानू सुनने को मिलेगा। जिस प्रकार दे दिन या कोई इस प्रकार दे विषय आएंगे, उस प्रकार का कोई ना कोई विषय सानू हर हफ्ते सुनने को मिलेगा। अगले शनिवार को 8 तारीख है और 9 तारीख को इंटरनेशनल मदर्स डे पूरी दुनिया च मनाया जाने वाला है। तो भारतीय सोच नारी दे प्रति, स्त्री दे प्रति क्या है, अगली 8 तारीख को 8 मई को सानू उस विषय पे किसी ना किसी अपने वरिष्ठ अधिकारी का उद्बोधन सुनने को मिलने वाला है। और मेरा एक आग्रह सारिਆਂ ਨੂੰ है कि इस विषय ਨੂੰ सुनन तो बाद ਅਸੀਂ अपने अपने स्टडी सर्कल और मिलन ਸਾਡੀਆਂ शाखावां ਵਿੱਚ भी ਇਹਨਾਂ विषयों ते पूरे सप्ताह चर्चा करनी। वो अपनी शाखावां और स्टडी सर्कल ऑनलाइन लग रहे होने, तो उन्होंने इन्हां विषयों ते चर्चा असी कर सकते हैं। अज दे इस बौद्धिक वर्ग के बिंदु भी सानू उपलब्ध हो जाएंगे। उन्हां बिंदुआं ते असी अपने अपने क्षेत्र च, अपने अपने मिलन स्टडी सर्कल च इन्हां विषयों ते चर्चा करिए। इस बौद्धिक श्रृंखला च जुड़न ते 2 सूचनावां सारिਆਂ ਲਈ ध्यान च रखांगे कि एक तो अपना माइक सारे म्यूट रखिए जुड़ते समय भी और बौद्धिक के दौरान भी, और नाल नाल अपना नाम और स्थान ये दोनों चैट बॉक्स लिख के पा देंगे, तो फिर किहड़े स्थान तो किहड़े विभाग और किहड़े जिले तो कितनी संख्या आई है उसकी जिहड़ी है गिनती की जा सकेगी। इसलिए अपना नाम और स्थान यह चैट बॉक्स लिख के पाना। अज दे अपने विषय के मुख्य वक्ता उन्होंने मैं परिचय करवा देना। श्री रोशन लाल जी, आप जी शिक्षा विभाग तो सेवानिवृत्त हैं। आप जी ने वायु सेना विच भी अपनी सेवावां दित्तियां। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दे दिल्ली प्रांत दे आप सह प्रांत कार्यवाह रहे। वर्तमान आप जी कोल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दे सह शिक्षण बौद्धिक प्रमुख उत्तर क्षेत्र दे नाते जिम्मेदारी है। अपना जिहड़ा यह 5 प्रांतां दा उत्तर क्षेत्र है उस दे सह बौद्धिक शिक्षण प्रमुख दे नाते आप जी को जिम्मेदारी है और आप जी का निवास दिल्ली है। मैं श्री रोशन लाल जी को बेनती करांगा कि अपना उद्बोधन साडे सामने रखन। विश्वदीप जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? स्पष्ट सुनाई दे रही है? हाँ जी, थोड़ा और माइक नजदीक आ जाएगा तो ठीक रहेगा जी। अभी ठीक है? हाँ जी, ठीक है। तो सभी वृंद कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। नमस्कार। क्योंकि हम सब बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, इसलिए 1-to-1 टॉक ये पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसलिए एक स्वयं अनुशासन हम सबको मानना होगा। जैसा आदरणीय विश्वदीप जी ने कहा कि हम अपने आप को म्यूट रखें, तो म्यूट रखेंगे तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ा सकूंगा।
हो सकता है बाद में बहुत सारे बंधुओं के प्रश्न भी हों, तो प्रश्न अगर मुझ तक पहुंचेंगे तो निसंदेह उनके उत्तर भी दूंगा, लेकिन इतनी संख्या में प्रश्नों के उत्तर देने कम से कम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वो संभव नहीं है। एक बात के लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा मांग लेता हूं कि मेरी पंजाबी बहुत अच्छी नहीं है, सो अगर मैं पंजाबी नू गल्ला करूंगा तो तुसी भी हंसन लग जाओगे। तो मैंने भी सोचा है कि ठीक है, पंजाबी सीरियसली सीखेंगे और फिर आप सबके बीच में पंजाबी में ही गप करेंगे। विश्वदीप जी ने संकेत किया कि आज मजदूर दिवस है, मे डे है, तो मे डे को भी जो बंधु लेकर के आए उनके बारे में आज चर्चा करनी ठीक रहेगी। मैं उसी की चर्चा आप सबसे करूंगा। उसके साथ साथ श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज का 400वां प्रकाश पर्व भी प्रारंभ हो रहा है। उस सब की भी बधाइयां हो। ऐसे महापुरुष को याद करना निसंदेह प्रेरणादायक है। तो आज अगर विश्व में हम नजर उठा करके चारों तरफ देखें तो 4 प्रकार की विचारधाराएं हम सबको इस ब्रह्मांड में तैरती हुई नजर आती। एक जिसे हम सामान्यतः पश्चिम का विचार कहते हैं, मॉडर्न थॉट्स, वेस्टर्न थॉट्स भी कह देते हैं। विज्ञान का उन्होंने सहारा लिया है। निसंदेह दुनिया में एक बहुत बड़ा मिराकुलस उससे स्थापित भी हुआ है, और अगर कुछ मिला है तो बहुत कुछ खोया भी है। भोगवादी संस्कृति का ये प्रतीक बना, जिसके कारण बहुत सारी जीवन की मान्यताएं, परंपराएं टूटी। और आज अगर कोरोना के कालखंड में नजर उठा करके देखा जाए तो दुर्भाग्य से सबसे अधिक कैजुअलिटी अगर वो हो रही है तो इसी वेस्टर्न वर्ल्ड में हो रही है। उसके प्रतीक के रूप में अगर हम लें तो विश्वदीप जी, बीच बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, आप म्यूट करेंगे तो ठीक रहेगा। जी आशीष जी जरा देखिए। अमेरिका ले लीजिए, यूनाइटेड किंगडम ले लीजिए, इटली ले लीजिए या दूसरे वेस्टर्न वर्ल्ड ले लीजिए, दुर्भाग्य से सबसे अधिक कैजुअलिटी आज अगर कहीं हो रही है तो वो वहीं हो रही है, जबकि साइंस में, फैसिलिटीज में दे आर फार अहेड ऑफ अस। दूसरी विचारधारा इस्लाम की है। इस संकट के काल में वो कहते हैं कि कोरोना अल्लाह का भेजा हुआ है और जितने अधिक काफिर इससे मारे जाएंगे, अल्लाह का यही एक मिशन है। तीसरी विचारधारा कम्युनिज्म की अर्थात साम्यवाद की है। वर्तमान में अगर देखा जाए तो चीन उसका सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखता है, लेकिन दुनिया में सबसे अधिक क्रेडिबिलिटी अगर किसी ने इस समय खोई है तो वो चीन ही है। उसकी विस्तारवादी नीति, सभी के प्रति हड़पने का भाव और दुर्भाग्य से उसकी जो परिणति निकल करके आई है, आज सारी दुनिया, एक आध देश को अगर मैं छोड़ दूं तो वो चीन के अगेंस्ट में खड़ा हुआ है। और चौथी विचारधारा वो भारतीय विचारधारा कह सकते हैं, सनातन विचारधारा कह सकते हैं, वैदिक विचारधारा कह सकते हैं, हिंदुत्व की विचारधारा कह सकते हैं।
आज अगर अगर आप ऐसे बार बार आपको सबको म्यूट करना पड़ा तो ये डिस्टरबेंस होगा। इसलिए अच्छा यही है कि हम सब एक सेल्फ डिसिप्लिन को स्वीकार करें और जैसे ही जुड़ते हैं अपने आप को म्यूट कर दें। एंड प्लीज मेक श्योर दैट वी डू नॉट अनम्यूट। तो 1840 में दो लोगों ने, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजलिस, इन दोनों ने एक कंसेप्ट दिया। दो पुस्तकें उनकी प्रसिद्ध हुई। एक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दूसरी पुस्तक थी दास कैपिटल। इन दोनों पुस्तकों का सारांश संक्षेप में मैं आपके सामने रखता हूं ताकि आगे का विषय समझने में आपको आसानी हो। अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखा जाए तो तीन थ्योरी ये प्रोपोगेट करते हैं, तीन थ्योरीज देते हैं। एक इक्वलिटी अर्थात समानता, दूसरी फ्रेटर्निटी अर्थात बंधुता, बंधु भाव, भाईचारा, तीसरी सॉलिडरिटी अर्थात एकता, इकट्ठा होना। जब इन तीनों शब्दों को हम देखते हैं तो वास्तव में बहुत अट्रैक्टिव है, अपने आप में परिपूर्ण है। लेकिन जब इनकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन सिंबोलिज्म में से उभर करके आती है। इसलिए थ्रू आउट द वर्ल्ड कम्युनिज्म ने जो अपना सिंबल लिया है वो बैकग्राउंड में लाल कलर और सामने हैमर एंड सिक्कल, ये दो मूल चीजें हैं, अर्थात हथौड़ा और हंसिया, और बैकग्राउंड में लाल, कहीं कहीं लाल और काला, कहीं कहीं लाल और हरा, थोड़ा बहुत मिक्स होकर के, लेकिन लाल अवश्य है। अब एक बार दुनिया भर के विद्वानों ने स्टडी करके, अनुभव करके जो 10 सारांश कम्युनिज्म में से निकाले हैं उसको मैं आपके सामने रखता हूं। कम्युनिज्म इस संसार को दो भागों में बांटता है। एक वे हैं जो सामर्थ्यवान कहलाते हैं और दूसरे वो हैं जो सामर्थ्यवान नहीं है, अर्थात एक हैव्स ग्रुप और एक हैव नॉट ग्रुप। उनका बेसिक कंसेप्ट है कि जो हैव ग्रुप है वो अपने सामर्थ्य के बल पर, अपनी ताकत के बल पर, अपने धन के बल पर, अपने बाहुबल के बल पर गरीब अर्थात हैव नॉट का शोषण करता है। इसलिए बेसिकली देयर इज ए क्लैश बिटवीन हैव एंड हैव नॉट्स। हैव और हैव नॉट के बीच में संघर्ष है। ये हैव नॉट को, दूसरा कंसेप्ट वो कहते हैं कि हैव नॉट को अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना चाहिए, अपने अधिकार प्राप्त करने चाहिए, और इसके लिए अगर वो संघर्ष करते हैं और रक्त रंजित संघर्ष करते हैं तो उससे भी गुरेज नहीं करना चाहिए। अर्थात दूसरी जो फिलॉसफी है वो कहती है कि अपने अधिकार मांग करके लीजिए, नहीं मांग करके मिलते हैं तो छीन करके लीजिए, और छीनने में अगर कठिनाई आती है तो गला काट करके लीजिए। जो पहले दो हैं वो ठीक दिखते हैं, जो तीसरा है इट इज ए डिस्ट्रक्टिव पाथ। जो तीसरी उनकी कमांडमेंट्स है, इस संघर्ष में पूंजी का अर्थात संसाधनों का समान बंटवारा होना चाहिए और संसाधनों पर सबका समान अधिकार होना चाहिए, इमटेरियल ऑफ रिच एंड पुअर।
ये भी वास्तव में बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकेबिलिटी कितनी हुई है उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। वो आगे कहते हैं कि उद्योग राज्य आधारित हो, राज्य पर ही उनका नियंत्रण हो तथा निर्णय लेने का अधिकार एक या दो या तीन लोगों तक सीमित हो। प्रजातांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका मानना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, सुनना चाहिए, कि राज्य को जब तक हम सब कुछ नहीं देते हैं तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता है, उसकी रक्षा नहीं कर सकती है। अतः राज्य चलाने वालों को असीमित अधिकार देने चाहिए। इसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति के अधिकार समाप्त हो जाते हैं और संपूर्ण अधिकार, असीमित अधिकार, वो कुछ एक लोगों तक ही सीमित हो जाते हैं। सारी प्रक्रिया का, एवरीथिंग इज नेशनलाइज, सारी प्रक्रिया का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। जब राष्ट्रीयकरण हो जाता है तो उनका लक्ष्य भौतिकवाद बनता है, यानी अधिक से अधिक उत्पादन कीजिए और जो आपकी नीड है उनको फुलफिल कीजिए, इमटेरियल, वेदर दे आर एथनिक और नॉन एथनिक। यहां सामाजिकता केवल एक समझौता बनकर के रह जाती। मानव की परिभाषा वो खाने पीने की मशीन के रूप में ही देते हैं और भोजन के संतोष को केवल एक काल्पनिक मान लेते हैं। अर्थात मनुष्य को बुद्धि, भावना और आत्मा का एलिमेंट है, इसको वो पहचानने से इनकार करते हैं। ईश्वर, धर्म और नैतिकता, ये उनके हिसाब से मूर्खों की बातें हैं और इनका उपयोग सर्वहारा अर्थात गरीब और दुर्बल लोगों को संतोष दिलाने के लिए किया जाता है। परिवार की मान्यता नहीं है, इंस्टेड ऑफ दैट कम्यून की मान्यता है, यानी पुरुष और स्त्री विदाउट मैरिंग, विदाउट सोशल बॉन्डिंग, दे कैन स्टे टुगेदर, और इसके कारण लिव इन रिलेशनशिप वो भारत में आया। अब जो प्रारंभ में मैंने आपको कहा, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड सॉलिडरिटी, उसके मूल में से ये निकल करके आए। ये 10 कमांडमेंट्स कहे जा सकते हैं जो कम्युनिज्म के हैं। भारत में कम्युनिज्म लाने वाले एम.एन. रॉय थे। 1915 में वो कम्युनिस्ट पार्टी का उन्होंने गठन किया, लेकिन यह भी सच्चाई है कि 1942 आते आते he himself declared that it is a flop theory and he left communism. ये भी हम सबको समझना चाहिए। अब जब हम भारत पर आते हैं तो भारत में कम्युनिज्म का स्वरूप क्या है, एक बार उसको हम सबको समझने की आवश्यकता है। 1947 में भारत देश के दो बंटवारे हुए, एक पाकिस्तान और दूसरा वर्तमान भारत। जब हम पाकिस्तान कहते हैं तो इट इंक्लूड्स ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, यानी पूर्वी पाकिस्तान अर्थात आज का बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान अर्थात वर्तमान पाकिस्तान। और हम सबको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि ये बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। दिस वाज ए रिलीजियस डिवीजन। जो इस्लाम को मानने वाले थे उनकी मांग पाकिस्तान की हुई और जिन्ना और शेष उनके प्रतिनिधि करते थे, और भारत की ऐसा सच कोई मांग नहीं थी। और दुर्भाग्य से हमारे लीडर्स ने उस समय जितनी बेशर्मी से इसके सामने घुटने टेके, वो हम सबको समझना चाहिए। ब्रिटिशर्स का षड्यंत्र था, हम सब उसके शिकार हुए। उसके बाद जो सरकारें आई उनके लीडर बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक बात मैं पूर्ण आदर के साथ कह देता हूं
कि नेहरू जी देशभक्त नहीं थे, ऐसा सोचना भी पाप है। दिस इज ए सिन। नेहरू जी देशभक्त थे, लेकिन वो वेस्टर्न एनवायरनमेंट में ही पैदा हुए, वेस्टर्न एनवायरनमेंट में ही बढ़े, उसी में पले बढ़े, वही उसने सीखा। और उस समय कम्युनिज्म एक पीक दौर पर था, तो कम्युनिज्म का भी प्रभाव नेहरू जी पर बड़ा था। यही कारण है कि बीच बीच में ऐसे ढेर सारे इंसिडेंट आए जब महात्मा गांधी और अनेक राष्ट्रवादी नेता नेहरू जी से प्रसन्न नहीं थे। उन्होंने नेहरू जी की नीतियों का बहुत विरोध किया। तो कांग्रेस सत्ता में आई और जब बंटवारा हुआ तो एजुकेशन का बंटवारा, जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने वो थे अब्दुल कलाम आजाद। और ये हम सबको याद रखना चाहिए कि अब्दुल कलाम आजाद सऊदी अरब में पैदा हुए थे और ग्रेजुएशन उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ सऊदी अरबिया से की थी। बाद में वो भारत आए, भारत की सिटीजनशिप ली और भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। अब मैं अब्दुल कलाम जी की इंटेग्रिटी पर शक नहीं कर रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्य से वो भारत की आत्मा को नहीं पहचानते थे और इसलिए जो उस समय प्रोमिनेंट उभर करके आए एजुकेशनिस्ट, वो सारे के सारे उन मान्यताओं के साथ आए जो नेहरू जी की विचारधारा को मानते थे। उसमें से कलाम भी एक थे, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद। इसलिए क्या हुआ, जो एजुकेशन है वो कम्युनिस्टों के हाथ में चली गई। और कम्युनिस्ट चूंकि एक भिन्न पोषित वातावरण में थे, बेसिक फिलॉसफी वो दी देन सोवियत संघ से लेते थे, यूएसएसआर से लेते थे, चाइना से भी लेते थे। अगर समय ने परमिट किया तो मैं थोड़ा सा उनका भी दृष्टांत दूंगा। ये हम सबको ध्यान में रखना चाहिए कि यूएसएसआर इट केम इन 1917। 1917 में यूएसएसआर का एक फ्रेगमेंटेड उसमें उदय हुआ। इट केम थ्रू मासकेयर, रक्त रंजित इतिहास में से वो निकल करके आया। लेनिन, व्लादिमीर इलिच लेनिन, वो उसके सरगना बने। और इतिहासकार लिखते हैं कि याद रखिए 6,19,11,000 लोग लेनिन और स्टालिन के दौरान मारे गए और उसमें से अधिकांश किसान थे, मजदूर थे। ये याद रखना चाहिए कि कम्युनिज्म का उदय ही किसान, मजदूर, गरीब, सर्वहारा के भले के लिए हुआ है। लेकिन इस मासकेर में सबसे ज्यादा अगर मरे तो वो किसान, गरीब, मजदूर, सर्वहारा ही मारा गया। फिर चीन में क्रांति हुई, माओ जेडोंग उसके प्रमुख बने और आरजे रामेल, ये बेसिकली कम्युनिस्ट मानसिकता के ही व्यक्ति थे, बाद में नेशनलिस्ट बने। ही वॉज ए जर्मन। उनके अनुसार 3,87,002 क्षमा कीजिए 3,87,02,000 इतने लोग चाइना के इस पावर ट्रांसफर में मारे गए। चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, क्यूबा और एक लंबी श्रृंखला है। इन देशों में जैसे जैसे कम्युनिज्म ने पैर पसारे वैसे वैसे उनका रक्त रंजित इतिहास है। 1991 में दी देन माइटी पावर यूएसएसआर आज बिखर करके 14 देशों में बढ़ चुका है। और इसमें से अगर किसी की सामर्थ्यवान पोजीशन है तो वो केवल और केवल यूएसएसआर की है और कुछ सीमा तक यूक्रेन की है।
रेस्ट गरीबी है। अब जब भारत का कम्युनिज्म ने शिक्षा को पकड़ा तो सबसे पहले उन्होंने अपनी मानसिकता के अनुसार शिक्षा में ढेर सारे बदलाव किए। क्योंकि वो अपना ट्रांजिशनल फेज था, सत्ता उन्हीं के हाथ में थी, विरोध के शवर जो उठे वो बहुत कमजोर साबित हुए और धीरे धीरे सत्ता और एजुकेशन पर उनकी पकड़ बनती चली गई। कुछ एजेंडा यूएसएसआर का, कुछ चाइना का, कुछ वेस्टर्न साइकोलॉजी, इसके कारण उन्होंने ढेर सारे कॉन्फ्लिक्ट विद द अथॉरिटी ऑफ यूएसएसआर, विद द अथॉरिटी ऑफ चाइना, विद द अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिशर्स ये किए। उसमें से कुछ एक मैं आपको संकेत करता हूं। एक, राष्ट्रीय नाम की कोई बात नहीं होती है। राष्ट्र ऐसा सच कुछ नहीं होता है। इट इज ए स्टेटलेस सोसाइटी। इसलिए हमारा टारगेट है स्टेटलेस सोसाइटी क्रिएट करने का। इसलिए उन्होंने राष्ट्र, देश, राष्ट्रीयता, संस्कृति इन सब को मानने से इनकार किया। इन ऑर्डर टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडियंस, उन्होंने आर्यन और द्रविड़ ये एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप की। उन्होंने क्रिएट किया कि आर्यन बाहर से आए, उन्होंने द्रविड़न पर अटैक किया, द्रविड़न को पीछे धकेल दिया। ये ब्रिटिशर्स का एजेंडा था जिसे कम्युनिज्म ने बहुत सुंदर ढंग से यहाँ प्लांट किया। आर्यन द्रविड़न थ्योरी को मेरे परिचय में बताया कि मैं सेना में रहा हूं कुछ समय। तो एक समय ऐसा था जब हम चेन्नई में घूमते थे तो हिंदी सुन करके, हमारी शक्लें पहचान करके कोई भी हमें भोजन नहीं देता था। नन ऑफर्ड फूड टू अस। अपने रेस्टोरेंट में हमें घुसने नहीं दे दिया जाता था। ये बातें मैं आपको लगभग 79-80 के आसपास की बता रहा हूं। रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, स्मृतियां आदि उन्होंने डिक्लेयर किया कि दीज आर मिथ्स। इसमें कुछ भी फैक्चुअल नहीं है, दीज आर क्रिएटेड स्टोरी। और इसके कारण राम, कृष्ण, जितने भी महापुरुष हैं उनके प्रति अश्रद्धा समाज में बनाई गई। जैसे भगवान कृष्ण के बारे में पता नहीं क्या क्या लिखा गया, वो इस समय मेरा कहना नहीं बनता है। इसी प्रकार शिवाजी को उन्होंने पहाड़ी चूहा कहा, महाराणा को लंपट कहा। श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बारे में कितने गंदे शब्द बोले कि जिसके कारण जेएस राजपूत को आमूल चूल थ्योरी बदलनी पड़ गई। पृथ्वीराज चौहान के बारे में उन्होंने गंदे शब्द कहे। सीता और द्रौपदी जो हमारे यहाँ अस्तित्व का प्रतीक है, उनके बारे में भी बहुत हल्के शब्द कहे। इसी प्रकार पंजाब के इनकार्नेटेड गुरु नानक देव जी महाराज के बारे में भी हल्के शब्द कहे। जेएस राजपूत ने कहा कि पंजाब से मेरे पास एक कंप्लेंट आई जब वो एनसीईआरटी के चेयरमैन थे। मेरा काम इतना ही था कि उस कंप्लेंट पर साइन करके वापस भेज दूं। लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा तो गुरु श्री तेग बहादुर जी महाराज के बारे में लिखा हुआ था। उसको पढ़ करके मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि किसी भी महापुरुष के बारे में ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। तो उन्होंने प्रोफेसर सतीश चंद्र को बुलवाया और कहा, विद ड्यू रेस्पेक्ट, कहा कि डॉक्टर साहब ये आपके शब्द ये ठीक नहीं है, प्लीज चेंज देम। अब जो जेएस राजपूत जी ने हम सब के सामने बताया वो मैं आपके सामने बोलता हूं। प्रोफेसर सतीश चंद्र कहते हैं, आप किस डायलेमा में है? व्हाट आर यू? आई विल नॉट चेंज इवन ए सिंगल कॉमा एंड फुल स्टॉप। आप वाक्य की बात कहते हैं, मैं कॉमा और फुल स्टॉप का भी बदलाव नहीं करूंगा।
और इसके बाद JS राजपूत ने तय किया कि सारी पुस्तकें में आमूल चूल बदलाव किया जाए। मैं शिक्षक रहा हूं, कक्षाओं को पढ़ाता रहा हूं, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि उस दौर में जब JS राजपूत NCERT के चेयरपर्सन थे, उस समय जो सिलेबस उभर करके आया वो बहुत सुंदर और परिपूर्ण था। इस्लाम और ईसाइयत का उन्होंने बहुत महिमा मंडन किया। साधारण सी बात को भी एक भारत के बंटवारे और विखंडन का रूप दिया। एक अगर मैं छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखूं तो ब्रिटिशर्स और पेशवा के बीच में युद्ध हुआ। इसमें ब्रिटिशर्स हारे, सॉरी क्षमा कीजिए, पेशवा की सेना हारी। बाद में इस हार को ब्राह्मण वर्सेस दलित का रूप दिया गया और आज तक वो कंट्रोवर्सी चली हुई है। उसकी परिणति किस रूप में हुई वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो शिक्षण संस्थान, जुडिशरी, पत्रकारिता, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, इन सब में उनकी अच्छी पकड़ है। और ये कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है कि कहीं कहीं ब्यूरोक्रेसी में भी वो ठीक दिखते हैं। जब ये कहा कि शिक्षण संस्थानों में वे लोग चले गए, तो कुछ शिक्षण संस्थानों की चर्चा मैं आपसे करता हूं। दिल्ली में एक शिक्षण संस्थान है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम पर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU। इस JNU में कैसे कैसे प्रोग्राम होते हैं मैं आपको एक बार संकेत करता हूं। एक उसमें आंदोलन चला। किस आंदोलन? मेरे साथ कुछ बहनें भी हैं, बंधु भी हैं, मैच्योर लोग भी होंगे। ये एक बंद कमरे की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन बाहर पब्लिक में ये मर्यादाएं तोड़ने का काम है। महिषासुर दिवस, अब माता पार्वती, माता वैष्णव, ये बहुत बड़े समाज की आस्था के केंद्र हैं। लेकिन JNU में जिस ढंग के उनके चित्र डिपिक्ट किए गए, देवर अगली। मैं दिल्ली का प्रांत सायम कार्यवा भी रहा। कई बार कई मौकों पर JNU में 3-3, 4-4 दिन रुका भी। जब JNU में एक पॉपुलर सी जगह है जिसको साबरमती ढाबा बोलते हैं, उस साबरमती ढाबे पर जब आप बैठ करके चाय पिएंगे, उस समय, ये मैं लगभग 10 वर्ष पहले की बात बोल रहा हूं, तो कुछ एक बंधुओं को देख करके आपको थोड़ा सा भय होगा। ऊंचा सा पजामा, बहुत लंबा कुर्ता, लंबी लंबी दाढ़ी, और देख करके आपको ये नहीं लगेगा कि दे आर स्टूडेंट। चेहरे को देख करके ऐसा लगेगा दे आर क्रिमिनल्स, दे आर रेडिकल्स। आप हाव भाव से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स का एक अपना वातावरण रहता है, स्टूडेंट्स का एक अपना लुक रहता है, और स्टूडेंट्स की एक अपनी एज भी होती है। कॉलेज स्टूडेंट की एक अपनी एज होती है। लेकिन 40-40, 45-45 साल के रेडिकल्स वहां आम घूमते हुए, ना केवल घूमते हुए बल्कि हॉस्टलों में सो कॉल्ड रिसर्च करते हुए आप देख सकते हैं। अफजल गुरु की बरसी वहां बहुत लंबे समय तक मनाई गई। इसी JNU में कैसे कैसे प्रोफेसर हैं। रोमिला थापर है जो अपने आप को बहुत बड़ी स्कॉलर मानती है। मैं भी पर्सनली उनसे मिला हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विकृत मानसिकता की एक सो कॉल्ड वो स्कॉलर है। बेला भाटिया है, लिव इन रिलेशनशिप में एक सज्जन के साथ रहती है, एक बेटी है। आज तक उन्होंने बेटी को ना फादर का नाम दिया है ना मदर का नाम दिया है। ये हम सबको समझनी चाहिए कि इससे समाज की व्यवस्थाएं टूटती हैं। प्रोफेसर RS शर्मा है, प्रोफेसर DN झा है, एक बहुत लंबी श्रृंखला।
दूसरी अगर मैं इसी प्रकार सेंटर ऑफ एक्सलेंस की चर्चा करूं तो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। वेमुला कांड हम सब ने सुना है, रोहित वेमुला। बाद में सारे उभर करके निकल करके आए कि उस बच्चे को मारने में कम्युनिस्टों का ही हाथ था, एंड इट वाज ऑल नोन बाय हर मदर, बाय हिज मदर राधा वेमुला। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली विश्वविद्यालय है, इसमें कुछ सीमा तक कम्युनिज्म है, बहुत डोमिनेटिंग तो नहीं है लेकिन है। पीछे पिंजरा तोड़, इसमें एक कंपटीशन चला था। पिंजरा तोड़ अर्थात कैसा कि बच्चे अपने कपड़े उतार दे, बेटियां भी अपने कपड़े उतार दे, और हम किसी बंधन को नहीं मानते हैं। हालांकि बस एक आध इंसिडेंट हुआ, पुलिस ने टेक ओवर किया और पुलिस ने फिर उनके ऑर्गेनाइजर और उन बच्चों का इलाज जिस ढंग से पुलिस करती है ये हुआ। अनफॉर्चुनेटली एक आध बच्चे का स्नैप भी लिया गया और उस समय वो वायरल भी हुआ। तो पिंजरा तोड़ के पीछे का ये इतिहास है। जादवपुर यूनिवर्सिटी है कलकत्ता में, उसके इतिहास हम सबको देखते आए हैं। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैंने लंबे समय एक मिलन चलाया, लगभग साल भर। आपको एक छोटा सा इंसिडेंट उसका देता हूं। एक बार मैं मिलन चलाने के लिए गया, सामान्यतः रात के 9 बजे के आसपास हम पहुंचते थे, सवेरे 4 बजे के आसपास निकलते थे। तो मैंने देखा बीच फैकल्टी में एक चर्चा चली हुई, तो बीच में देखा एक बंधु है, देखते ही ध्यान में आ गया, मुस्लिम ड्रेस थी, वही टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ था। 50 बच्चे उसको घेरे हुए थे। अगले दिन गया तो बच्चे थोड़े से कम थे, उससे अगले दिन गया तो उससे थोड़े से और कम थे। चौथे पांचवें दिन उस मुस्लिम सज्जन से मैंने बात की और मैंने कहा, बेटा जो आप ड्रेस पहन करके आते हो, क्या ये जरूरी है? क्या तुम पढ़ने आते हो या ये शो करने आते हो दैट यू आर ए मुस्लिम? तो उन्होंने कहा, पढ़ना इज सेकेंडरी फॉर मी, आई एम हेयर टू फॉलो माई रिलीजन। उस समय डॉक्टर पीडी शर्मा उसके डायरेक्टर थे। डॉक्टर पीडी शर्मा को हमने रिटर्न में शिकायत की और डॉक्टर पीडी शर्मा ने एक्शन लिया। लेकिन ऐसा डेयरिंग हर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता है, ये समझना चाहिए। सुखविंदर सिंह बरनाला, तो किस 80-78 किस सवाना। प्रकार के वहां प्रोडक्ट हैं, यह भी समझना चाहिए। आखिर इन सब की परिणति किस रूप में हुई? पीछे जेएनयू में ही स्वामी विवेकानंद का एक आदम का मूर्ति लगाई, उसके पहले कैसे कैसे शब्द उनके नीचे लिखे गए, वो हम सब ने मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर देखे होंगे। देवर ऑब्सीन। किसी भी सभ्य समाज में हम उस महापुरुष से अग्री नहीं हो तो भी ऐसे शब्द नहीं लिखने चाहिए। मैं आपके सामने एक छोटा सा इंसिडेंट रखता हूं। भारतीय दर्शन में भी एक चारवाक ऋषि हुए, उन्होंने एक सिद्धांत दिया। सिद्धांत संस्कृत के एक श्लोक से परिणित होता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घी पीवे। अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, घी पियो। उस समय घी सबसे बड़ा था, तो घी पियो, भले ही उधार लेकर के पियो। अर्थात कुल मिलाकर के मौज मस्ती से रहो, आनंद से रहो। लेकिन चारवाक ने ये कभी नहीं कहा कि अगर तुम मेरा सिद्धांत नहीं मानोगे तो यू विल बी बिहेडेड। यही डिफरेंस है। चारवाक ने कहा कि मेरा सिद्धांत है, इसको मानना या ना मानना आप पर है। लेकिन कम्युनिज्म कहता है कि हमारा सिद्धांत है एंड यू आर बाउंड टू ओबे इट। अगर आप इसको नहीं करोगे तो हम बाय फोर्स आपको इसको मनवाएंगे। मैं आपके सामने सबकी परिणति आखिर किस रूप में हुई है आपके सामने कुछ रखता हूं। संघर्ष में हुई है, रक्तपात में हुई है, हर सुधार का विरोध इस रूप में हुई है। अधिकाधिक पावर ये मांगते हैं, लिबर्टीज मांगते हैं, बट दे डू नॉट बिकम आंसरेबल। मैं ये एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा हूं। विकृत मानसिकता के शिक्षार्थी तैयार हुए हैं। उनके कुछ नाम कह सकते हैं, उमर खालिद है, कन्हैया कुमार है, शाइला रशीद है,
देश विरोधी पत्रकारिता का वातावरण खड़ा करने वाले लोग ये हैं। रवीश कुमार है, एनडीटीवी के प्रणव राय है, देश विरोधी एक्टिविस्ट इन्होंने पैदा किए हैं। तिस्ता सीतलवाड़ है, अरुंधति रॉय है, योगेंद्र यादव है। देश विरोधी सिनेमा को इन्होंने डेवलप किया है और उसके हेडिंग है शबाना आजमी है, जावेद खान है, नसीरुद्दीन शाह है, गोविंद निहलानी है, शाहरुख खान है। आर्ट के रूप में जिस ढंग से ये परोसते हैं वह हम सबको समझना चाहिए। विकृत मानसिकता के राजनेता, डिवाइड वाले राजनेता, कंस्ट्रक्टिव राजनीति ना करने वाले राजनेता दिए। हार्दिक पटेल है, अल्तमेश ठाकुर है, जिग्नेश मेवानी है, दक्षिण में पेरियार थे, करुणानिधि थे, अब स्टालिन है, कभी नागालैंड में लाल डेंगा होते थे, राघव चड्ढा है, आतिशी मरलेना है और योगेंद्र यादव और एक लंबी श्रृंखला। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट देता हूं। जेएनयू के इस समय वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर जगदीश कुमार। ही इज बेसिकली ए साइंटिस्ट, वेरी सोबर, वेरी इंटेलिजेंट। ये तो बाई चांस उस समय कुछ लोग ऐसे खड़े हुए थे, अन्यथा प्रोफेसर जगदीश कुमार को ये शायद जान से भी मार देते। मैंने कहा विरोध हो सकता है, विरोध करने का एक ढंग भी होता है, लेकिन एक स्कॉलर को, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को पीटना, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। ही वॉज बैडली मैन हैंडल्ड। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट और बताता हूं। देखिए, माताओं बहनों के साथ एक गरिमा होती है। हम उनसे एग्री हो ना हो ये एक अलग विषय है। डॉक्टर वंदना तिवारी है, जेएनयू में पढ़ाती है, संघ को मानती है। हमारी उन बहन जी को 24 घंटे इनके बुल्ली लोगों ने कैप्चर करके रखा और कितने भद्दे उनको प्रश्न करते थे। आप ये एनर्जी कहां से लेती है? आरएसएस वाले आपको कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? कैसे इंजेक्शन लगाते हैं? दिन में लगाते हैं कि रात में लगाते हैं? और उससे भी भद्दी भाषा जो मैं इस समय नहीं बोल सकता हूं। यू कैन अंडरस्टैंड इट। इनका स्वरूप आंदोलन का बन चुका है। अब आंदोलनों को भी एक बार समझना चाहिए। संक्षेप में उसको मैं लिखता हूं। आज आंदोलनों का एक अजीब सा स्वरूप बन चुका है। आंदोलन में फ्रंट में कुछ रहते हैं और बैक में एक टीम रहती है। समाज के एक भाग को काट करके, अलग करके उनमें फूट डालने का एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। अगर महाराष्ट्र में देखें तो तथाकथित दलित आंदोलन है भीमा कोरेगांव, वो उसको एक लैंडमार्क मानते हैं। दलितों को सामने रखो, पीछे की वही टीम है, जो पीछे संचालन करती है लगभग वो वही टीम है। अपने यशस्वी मेधावी प्रधानमंत्री ने उनको आंदोलन जीवी नाम दिया है। तेलंगाना में दलित वर्सेस स्वर्ण का एक गैप खड़ा करने में वो कुछ सीमा तक कामयाब हुए। कर्नाटक में लिंगायतित वर्सेस ऑल, हरियाणा में दुर्भाग्य से जाट आंदोलन उसी परिणति में रहा। पंजाब में भी अब अगर देखा जाए तो 26 जनवरी को जो रहा, सिखों को आगे रखिए, पीछे आप अपने षड्यंत्रों को पूरा कीजिए। झारखंड में आदिवासी वर्सेस शहरवासी, उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो यादव वर्सेस अदर कम्युनिटी, महाराष्ट्र का, गुजरात का पाटीदार आंदोलन, इन सब के पीछे अगर निहार करके देखोगे तो वही टोली नजर आती है। दे आर सेम टीम। उन्हीं को आंदोलन जीवी कहा गया है। मैंने कहा कि सामने दिखने में बहुत सुंदर दिखता है, इसलिए अपने कॉलेज के युवा जो सामान्यतः एक रॉ माइंड के साथ वहां आते हैं, इनकी चपेट में आते हैं और उसके बाद यूथ की पावर के सामने बहुत कुछ बेबस हो जाता है। अब प्रश्न है कि इन सारी बातों का समाधान क्या है? मैंने अंत में कहा कि 4 विचारधाराएं इस समय विश्व में चल रही है।
अंतिम विचारधारा भारतीय है। आप उसे वैदिक विचारधारा कहिए, सनातनी विचारधारा कहिए, या वर्तमान में जो शब्द चल रहा है हिंदुत्व की विचारधारा कहिए, यही विचारधारा सर्वसमावेशक है। उसका दर्शन, उसका क्रियान्वयन, ये हम सबको समझना चाहिए। संघ उसी धारा को स्थापित करने के लिए प्रयास कर रहा है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि समय के साथ इसमें कुछ कुरीतियां आई हैं, लेकिन उन कुरीतियों को मानने के लिए कोई बाध्य नहीं है। कुछ विद्वान बंधु मनुस्मृति की बात कहते हैं, तो आप में से भी मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि यहाँ बैठे हुए लगभग हम 200 से अधिक बंधु हैं। शायद ही किसी ने, 208 है इस समय, शायद ही किसी ने मनुस्मृति पढ़ी हो। और अगर आप नहीं मानना चाहते तो आप बाध्य नहीं। इसलिए जो भारत का मूल है, जो भारतीय दर्शन है, जो हिंदू दर्शन है, उसको समझना चाहिए। उसी के बल पर आज दुनिया जो वेस्टर्न स्कॉलर हैं, जो यूरोपियन स्कॉलर हैं, वो सब इस बात को मानते हैं कि अंततः सुख और शांति अगर आनी है तो वह यहीं से आई। आर्नल्ड टाइनबी का एक फेमस वाक्य है, जिसे बाद में अल गौर, जो यूएस के राष्ट्रपति के कंटेंडर थे, उन्होंने भी दोहराया है। उसको कह करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। उन्होंने कहा, वी हैड बीन ऑन द रॉन्ग पाथ फॉर 300 years. It is the right time to be introvert and look towards east for further guidance. हिंदी में रूपांतरण करने की आवश्यकता नहीं। आप सब के सब मेधावी बंधु हैं, बहनें हैं। इसलिए जब वो ये मानते हैं कि पूर्व से ही कुल मिलाकर के एक ठंडी हवा का दुनिया को शांति देने का झोंका आ सकता है, तो इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। आज ये छोटे छोटे मॉडलिटीज यूएस में भी, कनाडा में भी, यूके में भी, जर्मनी में भी, स्पेन में भी, केन्या में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी उभरने लगे। आप सबको जानकर के हर्ष होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो श्री कृष्ण मंदिर है वो भारत में नहीं है, वो यूके में। सबसे बड़ा सूर्य मंदिर वो भारत में नहीं है, वो अंगकोर इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया के मुस्लिम वो गर्व कैसे कहते हैं, वी हैव चेंज्ड आवर रिलीजन नॉट आवर एंसेस्टर्स। चाइना जो कम्युनिज्म का संकेत था, उन्होंने भी 1979 में एक बड़ा डिविएशन लिया है। आज वही चाइना कहते हैं कि कम्युनिज्म के कारण हमें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है, इसलिए स्पिरिचुअलिटी इज द अल्टीमेट आंसर। और भारत की विशेषता ही स्पिरिचुअलिटी। और साथियों, स्पिरिचुअलिटी कैन नेवर लीड यू ऑन द रॉन्ग पाथ। यही भारतीय दर्शन की विशेषता है। हम कहते हैं संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम। इसलिए मूल मंत्र यही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसके संगठन के अंतर्गत आज ये चर्चा आप सबसे हुई है, मैंने कुछ तथ्य आपके सामने रखे हैं। बहुत लंबा विषय है। आप सबसे इतना अनुरोध करते हुए मैं अपनी बात समेटता हूं, कम्युनिज्म को और अधिक से अधिक पढ़िए। जितनी गहराई से आप स्टालिन को पढ़ेंगे, लेनिन को पढ़ेंगे, माओ को पढ़ेंगे, रोमिला थापुर को पढ़ेंगे, और जो कम्युनिज्म के प्रतीक हैं उनको पढ़ेंगे, उनमें से कुछ प्रतीक मैं आपके सामने बोल देता हूं, उतना ही हमारी समझ में अधिक से अधिक आएगा। इन बातों के साथ मैं अपनी बात समेटता हूं। हो सकता है बहुत सारे बंधुओं के अनेक प्रश्न भी हों। इस समय प्रश्न लेने की हम स्थिति में नहीं है। मैं जो आपको कह रहा था कि कुछ प्रतीक आपके सामने में रखता हूं। स्टालिन के साथ साथ लियोन ट्रॉट्स्की,
निकोलाई बुकारेन, ये बड़े नाम हैं। माओ जेडोंग का मैंने नाम लिया है, क्यूबा के फाइडल कास्ट्रो हैं, और बड़ी श्रृंखला है। निकिता क्रुश्चेव है, होची मिन है, लिन ब्याओ है, जाओ एन लाई है। और ये हम सबको ध्यान में आना चाहिए, किसी जाओ एन लाई और चाओ एन लाई बाद में इसको इस प्रकार बोला गया, उसी के कारण एक भारत का बड़ा भूभाग वह चाइना के पास ही है। इसलिए चीन कम्युनिज्म की थियोरी और कम्युनिज्म का प्रैक्टिकल, अगर ये थ्योरी थियोरेटिकल में ली जाए तो इट्स वेरी अट्रैक्टिव, ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है। लेकिन जहां जहां इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हुई है, वहां वहां सिवाय बर्बादी के और कुछ भी हाथ नहीं लग पाया है। चाहे वो चाइना हो, और चाइना ने भी 79 के बाद प्रोग्रेस की है, ये हम सबको ध्यान में रहना चाहिए। चाहे वो क्यूबा हो, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, या और कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट। इतनी आप सबसे प्रार्थना करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब बंधुओं ने इतनी लंबी संख्या में, बड़ी संख्या में मुझे सुना, उसके लिए पुनः पुनः धन्यवाद। विश्वदीप जी आगे बढ़ सकते हैं भाई साहब, मेरी बात समाप्त हुई। जिन बंधुओं ने चैट बॉक्स में अपना नाम और स्थान नहीं लिखा है, वो कृपया चैट बॉक्स में अपना नाम और स्थान लिखेंगे। अभी शांति मंत्र के बाद हम फिर डिस्कनेक्ट हो सकेंगे। शांति मंत्र के लिए रोहित जी। साधो मन का मान त्यागो, साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते निस्भाग्यो, साधो मन का मान त्यागो। सुख दुख दोनों सम कर जाने, और मान अपमाना, हरख सोगते रहे अतीता, तीन जग तत पछाना। उस्तत निंदा दो त्यागे, खोजे पद निर्वाणा, जन नानक यह खेल कठिन है, किन्हूँ गुरु मुख जाना। साधो मन का मान त्यागो, साधो मन का मान त्यागो। सभी को नमस्कार जी, सभी को नमस्कार, धन्यवाद जी। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जय श्री राम। जी नमस्कार।